नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एजेंडा के साथ मैं हूं आस्था। एजेंडा में आज हम बात करेंगे सूबे के सरदार शिवराज सिंह चौहान के किसानों को लेकर दिए गए आदेशों की नाफरमानी की। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मुखिया की नियुक्ति पर मचे बवाल की। और आपको ले चलेंगे एक ऐसे गाँव में जो आज के भारत में शायद स्मार्ट सिटी का सपना देखने वालों की पोल खोल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एजेंडा। तो चलिए एक्सप्रेस एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर देवास की, जहां कल ही सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ किसानों के जैसे नजर आए थे। सीएम यहां पर किसानों के दर्द से रूबरू हुए, समाधान के लिए निर्देश दिए, लेकिन महज एक दिन के भीतर ही प्रदेशीय अधिकारी ही उनके निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। दूसरी तस्वीर है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय की, जहां के नए वीसी एमएस परमार की नियुक्ति पर कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक अयोग्य शख्स को कुलपति के पद पर बिठाया गया है। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं आज के भारत की हकीकत। यह हकीकत शायद स्मार्ट सिटी का सपना देखने वालों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देवास जिले के दौरे पर थे। दौरा था किसानों के दर्द से रूबरू होकर उस दर्द को दूर करने का। शिवराज ने किया भी, लेकिन सीएम के ये समाधान केवल निर्देशों तक ही सिमट कर रह गए। एक दिन के भीतर ही सीएम शिवराज के आदेशों का जमकर मखौल उड़ाया गया। सीएम के सारे निर्देशों को ताक पर रखकर उनके आदेशों की ही नाफरमानी कर दी गई। आइए देखते हैं एक्सप्रेस एजेंडे की एक खास रिपोर्ट। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम किसान का गेहूं खरीदेंगे। ये कह दिया कि नहीं, इस समय संकट में किसान जो रिलैक्सेशन जरूरी है वो करने का काम करेंगे। आज मैं कमलापुर आया, यहाँ मंडी की व्यवस्थाएं मैंने देखी, तो मंडी में किसानों से चर्चा और बातचीत की। उप मंडी है यहाँ, तो किसानों से बातचीत करने के बाद किसान मुझे संतुष्ट दिखाई दिए कि खरीदी ठीक हो रही है। एसएमएस करके बुलाए जा रहे हैं, कोई किसान लौटाया नहीं जा रहा। सुना है आपने कि क्या कहना है सूबे के मुखिया का किसानों को लेकर। सीएम शिवराज का कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको कभी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, इसलिए उनका हाल जानने यहाँ आए हैं। लेकिन ये क्या, सरकार आपके यहाँ से जाते ही गेहूं खरीदी केंद्र की हकीकत की कलई खुल गई। ये मामला है देवास से 15 किलोमीटर दूर सिरोलिया गेहूं खरीदी केंद्र का। किसानों को यहाँ अपनी फसल बेचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों से ज्यादती का आलम यह है कि या तो वो पैसे दें या फिर भरी दोपहरी में घंटों इंतजार करते रहें। तहसीलदार साहब को शिकायत करी, तहसीलदार साहब ने बोल के हम अधिकारी को पहुंचा रहे। अधिकारी साहब को हमने बोला तो बोले आप ले चल रहा है ऐसा काम। ये कम से कम अभी चालू हुआ, ये पिछले साल में खूब चला है। अपन माने कि लाखों की हेराफेरी हो रही है। सीएम लगातार किसानों के हितों की रक्षा के लिए अफसरों को ताकीद दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो गेहूं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी सरकार के आदेश को कितनी गंभीरता से ले रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। तभी तो सीएम के निरीक्षण के अगले ही दिन गेहूं खरीदी केंद्र पर अन्नदाता के साथ छलावा शुरू हो गया। लेकिन जरा यहाँ के प्रभारी अधिकारी क्या दलील दे रहे हैं, ये भी सुनते हैं। हमको मालूम पड़ेगा, अभी इन्होंने बताया जब। और ये व्यापारियों की गाड़ियों का काम तो बहुत खुल रहा है। और ये पंजीयन लाते हैं, पंजीयन लेकर आते हैं। अब उनको बोलते हैं कि आप व्यापारी के, तो वो बोलते हैं हमारे ये पंजीयन है हमारे पास। सर पर गमछा किसानों जैसी भाव भंगिमा वाले हमारे सीएम शिवराज किसानों के बीच किसानों जैसे। उनका दर्द समझा, समाधान के लिए निर्देश भी दिए। लेकिन निर्देशों का क्या, निर्देश तोड़ना तो अफसरों और कर्मचारियों का शगल बन गया है। फिर चाहे आदेश निर्देश सूबे के सरदार ने ही क्यों न दिए, उनकी बला से। देवास से एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौक। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, साथ ही भोपाल से जुड़े हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल संकुशवाहा। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। अनिल, आप हमें बताएं कि निर्देशों की
खुले तौर पर अफसरों ने धज्जियां उड़ाई है, जबकि जो सूबे के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों के बीच पहुंचे, उनका दर्द जाना, उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण के लिए आदेश दिए थे और इन्हीं आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील हैं, किसान के बेटे हैं और इस बात को वो बार बार कहते भी रहते हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले वो भोपाल की मंडी में गए थे, उस दौरान उन्होंने भारी अव्यवस्थाएं देखी और उसके बाद ये निर्देश जारी किए कि गेहूं किसान का जो भी है पूरा गेहूं खरीदा जाए, चाहे वो पतला गेहूं है या फिर फीका गेहूं है उसको भी खरीदा जाए। हाँ, मिट्टी अगर उसमें है तो उसको छान कर खरीदा जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है ताकि किसानों को अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायतें आती है तो वो तुरंत कंट्रोल में फोन करके बताएं। इन तमाम निर्देशों के बाद भी मध्य प्रदेश की लगभग हर मंडी में ये शिकायतें आ रही हैं कि किसानों के साथ शोषण हो रहा है, उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, उनके गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ तक आरोप है कि 250 रुपए प्रति क्विंटल अगर घूस दी जाए तब जाके किसान का गेहूं खरीदा जाता है। ऐसा ही एक मामला रायसेन में अभी कुछ दिन पहले सामने आया था। वहाँ के किसान अपने ट्रॉली लेकर जो वहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं सुरेंद्र पटवा, उनके घर के बाहर पहुंच गए थे। उसका वित्त मंत्री घर के बाहर पहुंचे, कृषि मंत्री घर के बाहर पहुंचे। तो ये संदेश संकेत था कि गड़बड़ियां चल रही हैं और किसान परेशान है और अपना गेहूं लेकर मंत्री घर के बाहर खड़ा हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकायतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक चूक है जिसको सरकार को गंभीरता से और देखना होगा। चलिए, आप बने रहिए अनिल हमारे साथ रंजन जी हैं। रंजन जी, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, सूबे के जो मुखिया हैं लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं गेहूं खरीदी केंद्रों का, लगातार ताकीद कर रहे हैं अफसरों को कि गेहूं को खरीदा जाए, जितना संभव हो उतना खरीदा जाए, लेकिन फिर भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार आज सूबे के मुखिया वहां पहुंचे, निर्देश दिए कि इन गेहूं को खरीदा जाए, समय पर उनकी समस्याओं को हल किया जाए, लेकिन अगले ही दिन उन तमाम निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। आस्था जी, आज ही एक न्यूज है कि सीएम ने कहा है कि जो गेहूं खराब भी हो उसकी खरीदारी होनी चाहिए। किसान परेशान है, रबी की जो फसल है उसमें एक तो असमय पानी गिरा, फिर उसके बाद ओला पड़ा। तो एक तो पॉलिटिकल इशू है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने आप को ये दिखाएं कि वो गवर्नमेंट की हितैषी है, किसानों की हितैषी है। एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो खरीदारी का है उसमें कुछ रूल्स भी हैं और कुछ सिस्टम में दिक्कत भी है। रूल्स क्या है? रूल्स से कहता है कि जो मंडी पे गेहूं आएगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि जब ओला से पानी से फसल खराब हो गई तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। किसान जब मंडी पहुंचता है तो अधिकारी कहते हैं कि खराब है क्वालिटी, इसको अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो या तो किसान को लौटाते हैं या फिर उसे परेशान करते हैं। ये दिक्कत है। ये समस्या तो हो रही है, लेकिन जब मुखिया ने खुद ही आदेश दे दिए हैं कि गेहूं को खरीदा जाए, वही बता रहा हूँ। तो ऊपर जो मंशा है सीएम की, मुख्यमंत्री की, नीचे आने में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो काफी, सिस्टम तो वही है आपका ना, सिस्टम वही है, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उस पार्ट पे गवर्नमेंट के जो प्रयास है वो भी नाकाफी है। नीचे का जो तंत्र है वो तो वैसे ही संवेदनशील नहीं है, उनको तो मौका चाहिए किसी तरह से परेशान करने का किसानों को। तो दोनों के बीच में गैप है, सीएम का कहना और एक बीच का प्रोसेस है और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, इसमें काफी गैप दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है उसमें कहीं कमी देखने को मिल रही है। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जब मुखिया ने खुद निर्देश दिए तो आखिर कमी कहाँ हो रही है, यही एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिर जो अफसर हैं वो इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या इस तरह धज्जियां उड़ा देते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आस्था जी आपने। मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह चुके हैं अगर गड़बड़ियां आती तो संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, यहाँ तक उनके सख्त आदेश हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं कर रही, एक बड़ा सवाल है। एक मुझे ध्यान आता है, मैं अभी होशंगाबाद दौरे पर जब गया था, वहां मैं स्टोरी कर रहा था, उस समय देखा चुनाव, उस समय मंडियों के समय चुनाव चल रहे थे, तो वो होशंगाबाद जिले का मामला हो या उससे लगा हुआ बाबई मंडी का मामला हो, हर जगह ये बात सामने आ रही थी कि जो चुनाव है वो लाखों रुपए में, अध्यक्ष का पद हथियाने के लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो जो मंडी में जो किसान आता है तो कहीं ना कहीं वहां से वसूली होती है। तो ऐसे में जो मंडियों बिचौलिए सक्रिय हैं, जब तक बिचौलियों को मंडियों से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक किसान का एक अन्न का दाना सही कीमत पर नहीं बिक सकता। ऐसा किसानों का भी आरोप है और सरकार को भी ये बातें पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार को सख्त कदम उठाने और चाहिए। चलिए, कमी कहाँ रह रही है अनिल की जब सरकार भी बात जानती है, किसान भी लगातार इस समस्या को लेकर शिकायतें कर रहा है, तो फिर आखिर कमी कहाँ रह रही है?
देखिए आशा जी, कलेक्टर पूरे मामले में मॉनिटरिंग करते हैं और कलेक्टर की जो रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती है उसी आधार पर सरकार ये मानती है कि ठीक चल रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट कलेक्टर की सरकार के पास कैसी पहुंची है देखने वाली बात है। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल साफ है, मंडियों में बिचौलिए सक्रिय हैं और ये बिचौलियों किसानों का तो आरोप यहाँ तक है कि बिचौलिए जो उनसे पैसा लेते हैं 250 रुपये प्रति क्विंटल देने के बाद ही वो गेहूं खरीदा जा रहा है, नहीं तो उनका गेहूं वापस कर दिया जाता है। तो ये पैसा ऊपर तक अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मंडी अध्यक्ष भी जो जनप्रतिनिधि तौर पर कहलाते हैं उनकी भूमिका भी ठीक नहीं है। ऐसे तमाम आरोप हैं और यही कारण है किसानों में असंतोष जनप्रतिनिधियों को लेकर भी बना हुआ है और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो आदेश है इसीलिए वो निचले स्तर पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। चलिए रंजन जी, आप इसे कैसे देखें, क्योंकि शासन के आदेश और प्रशासन साफ तौर पर नकर जाता है या फिर कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं खड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमी पैदा कर दी जाती है। कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो मैंने व्यवस्था कमी बताई कि सीएम का मंशा क्या है और नीचे के लेवल पर जो दिक्कतें हैं। एक दूसरा जो अनिल जी ने कहा बहुत सही बात है कि बिचौलियों का बहुत मजबूत तंत्र है, मंडियों में सक्रिय रहता है। आज की बात नहीं है, ये सालों साल से होता आया है। अभी आपको याद होगा रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस होटल में भोपाल में। उन्होंने कहा कि जब प्रोक्योरमेंट होता है तो व्यापारी, उत्तर प्रदेश के व्यापारी यहाँ पे आकर गेहूँ बेचते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोनस की राशि दी जाती थी। इसलिए जो केंद्रीय सरकार ने बोनस खत्म करने की बात की, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि उत्तर प्रदेश से व्यापारी आके बेचते थे अपने गेहूं। तो एक बहुत बड़ा तंत्र जो बिचौली है, उसमें कुछ व्यापारी भी हैं, ये सक्रिय रहता है। इस तंत्र को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक किसानों से कोई फेयर जस्टिस मिल पाए ये मुश्किल है, और करप्शन तो एक पार्ट ही है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी की जमीन पर टक्कर मची हुई है, कांग्रेस भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं खुद को किसान पुत्र बनाने वाले, किसानों के बीच किसानों के हमदर्द बनने वाले शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की इस तरह नाफरमानी भी हो रही है। ये तो साफ है कि किसानों का खास बनने के लिए सीएम शिवराज कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनके ही अफसर इस तरह से अगर आदेश की नाफरमानी करते रहे तो शिवराज के निर्देशों पर सवाल उठना भी लाजमी लगता है। इससे शिवराज की सरलता, सहजता बोले या फिर अफसरों की अकड़ जो सूबे के सरदार के आदेशों का किनारा करते हुए अपनी ही मनमानी में लगे हुए हैं। खैर, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे वीसी की नियुक्ति पर क्यों मचा बवाल। पंडित पूज्य सदगुरु श्री भैयू जी महाराज के पावन सानिध्य में स्वर्गीय श्री विश्वास राव जी देशमुख बापू पुण्यतिथि समारोह 2 मई 2015 प्रातः 9 से 11 बजे तक। कार्यक्रम स्थल बापू स्मारक स्थल अख्तियारपुर, तहसील सुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991100। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्रेस एजेंडा में। अब बात रायपुर की, जहां के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति विवादों में घिर गई है। आपको बता दें कि इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर MS परमार को हाल ही में यहां का कुलपति नियुक्त किया गया है। मामले में कांग्रेस भी सियासी कलेवर चढ़ा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि परमार इस पद के योग्य नहीं है और उनकी नियुक्ति तुरंत निरस्त की जाए। MS परमार ये वो नाम है जो छत्तीसगढ़ के इकलौते कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं। बने तो ठीक, लेकिन परमार साहब कुलपति बनने की खुशी भी ठीक से नहीं मना पाए होंगे। इसी बीच उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठने लगे हैं।
मार्च में राजभवन की ओर से कुलपति के लिए 40 आवेदन आए, जिसमें चयन अच्युतानंद मिश्रा, इंदिरा मिश्रा, एच देवराज के नामों को फाइनल किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ये आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक अयोग्य शख्स को कुलपति के पद पर बैठाया गया है। तो परमार की नियुक्ति यूजीसी के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। पहली आपत्ति तो यही है कि जो अर्हता पूरा नहीं करता उसके नाम पे विचार क्यों किया गया, और यदि नाम आ गए तो जो यूजीसी के नियम है उसका पालन होना चाहिए था, और नहीं किए हैं तो उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, उसे उसके जगह किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो, ये हमारी मांग है। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने आरोप के साथ जो प्रमाण पेश किए हैं, उसके मुताबिक चयन समिति ने 5 नामों की सूची का पैनल बनाया, जिसमें प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, बाला शंकर संपादक ऑर्गेनाइजर, लव कुमार मिश्रा पूर्व पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया, कुलदीप निगम रिटायर्ड प्रोफेसर एमएस परमार शामिल थे। उसमें बाकी को दरकिनार कर एमएस परमार को नियुक्ति दी गई, जबकि परमार को स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं। परमार ने पीएचडी लॉ में की है, ना कि पत्रकारिता में। बजट जो नाम आए थे उसमें पहला नाम ओम प्रकाश सिंह जो बनारस से थे, बाला शंकर जी, लव कुमार मिश्रा, कुलदीप निगम और एमएस परमार, ये सभी भी जो 10 साल के जो नियम है उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये और उनसे भी योग्यता में और भी पीछे थे, उनकी नियुक्ति हुई है, ये गलत है। कांग्रेस ने जो दस्तावेज रखे हैं उसके मुताबिक एमएस परमार ने साल 2000 में गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी हिसार से शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि ले रखी है। वही बगैर स्नातकोत्तर की उपाधि लिए ही 1993 में उनकी नियुक्ति अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में कर दी गई। मतलब साफ है, परमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे में नियुक्ति पर सवाल उठने लगे। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। लेकिन सबसे पहले रंजन जी, आप ही से मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो आरोप मानसिंह परमार पर लगे हैं, कितना सहमति रखते हैं आप इन आरोपों से? जहाँ तक मुझे याद है, जब इंदौर में थे तब भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। दूसरी बात है कि जैसे बताया, लॉ में इनका पीएचडी है और 15 साल नहीं हुए इनको लॉ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए। दूसरी बात देखिए, जो हमें जैसे अभी भोपाल में जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके भी कुलपति, इनको भी लेकर विवाद चल रहा है। समस्या है कि जो हायर एजुकेशन की बात हम करते हैं, सरकारें बातें करती हैं, हायर एजुकेशन लेवल को बढ़ाने की बात होती है कि उनको गुणवत्ता बढ़ाएंगे, लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है कुलपति की, तो उसमें पॉलिटिकल जो कंसिडरेशन होते हैं उस पर ध्यान को रखते हुए अपॉइंटमेंट होता है। और इसी यही कारण है कि काफ़ी, मतलब केवल ही यूनिवर्सिटी नहीं है, अक्सर कई यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ों को लेकर के ऐसी समस्याएं आती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो योग्यता अगर लॉ का किया हुआ पीएचडी अगर अच्छा, सेकेंडली जो करस्पॉन्डेंस का मामला है, पत्रकारिता का मामला है, तो बहुत ऐसा कि बहुत नया भी सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी पुराना सब्जेक्ट है। तो पत्रकारिता में पीएचडी के काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनका भी आया होगा, एप्लीकेशन आया होगा। ऐसे में जो रिपोर्ट आ रही है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन जो रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है ये तो साफ लग रहा है अर्हता पूरा नहीं करते हैं। तो अर्हता पूरा नहीं करते तो जाहिर पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगा, और जब पॉलिटिकल कंसिडरेशन से अपॉइंटमेंट हो गए तो कंट्रोवर्सी होना स्वाभाविक। देख लेते हैं, सत्य प्रकाश से जानते हैं। सत्य प्रकाश, 40 आवेदन आए थे इस पद के लिए और जिसमें से डॉक्टर मानसिंह परमार को चुना गया है। क्या लगता है, इतना विरोध के स्वर बुलंद हो गए हैं, कितना जायज है इनकी नियुक्ति? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस आरोप लगा रही है और जिस तरह से भूपेश बघेल ने आरोपों के साथ जो दस्तावेज भी वो प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परमार की नियुक्ति हुई है वो अभी विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर भूपेश बघेल ने इस मामले में राज्यपाल को खत लिखने की बात कही और न सिर्फ परमार बल्कि उस चयन जो समिति बनाई गई थी अच्युतानंद मिश्र और बाकी 2 लोगों की, उस चयन समिति ने जिन 5 नामों पे विचार किया वो 5 नाम ऐसे थे जो यूजीसी के तहत जो मापदंड होते हैं उसमें अर्हता नहीं रखते थे, लेकिन उन 5 नामों पे विचार किया गया। लेकिन 5 नामों में से कई नाम ऐसे थे जो पूर्व कुलपति रह चुके हैं इसी तरह पत्रकारिता विश्वविद्यालयों के।
नहीं आ सकता। उस 5 नामों में से ऐसे कोई नाम नहीं थे जो पूर्व कुलपति रह चुके हैं। अच्युतानंदन मिश्र और उनके साथ 2 और लोगों की समिति बनाई गई थी और वो समिति उसमें से चयन कर रही थी। 40 लोगों में से 5 नामों पर विचार की थी। खास बात यह है कि उन 5 नामों में से कोई भी ऐसा नहीं था, जिन नामों का भी रिपोर्ट में दिखाया भी गया, उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो यूजीसी के मापदंडों को पूरा करता हो। लेकिन उन तमाम 5 नामों पर विचार किया गया और उसमें से एक जो परमार देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको नियुक्त किया गया। क्योंकि वो 10 साल तक उन्होंने प्रोफेसर का वहां पे काम भी नहीं किया है, उनको 15 साल हुआ भी नहीं, अभी तक स्नातकोत्तर की डिग्री दी, तो इसलिए उनको नहीं बनाया जा सकता है यूजीसी के मापदंडों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति। तो इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है और अब इस मामले में राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएगी छत्तीसगढ़ में। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी कई बार विवादों में घिरे छत्तीसगढ़ पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार एक बार फिर विरोध के शिकार हो गए हैं और रमन सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठे विपक्ष ने सीधे तौर पर डॉक्टर परमार की नियुक्ति को बड़ा मुद्दा बना लिया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि पूरा मामला क्या मोड़ लेता है। चलिए वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोर्ट की नाफरमानी। जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड वांटेड वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उमरिया जिले के कुछ ऐसे गांव में जहां की तस्वीर और वहां के लोगों की तकदीर देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, सवाल उठाएंगे क्या वाकई ये तस्वीरें आज की हैं, नए भारत की हैं? लेकिन वास्तव में स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाले प्रदेश के ही गाँव की ये तस्वीरें हैं जो आज भी बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। सुविधाओं के अभाव में नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है और वो भी आज से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। मुझे मालूम है ये पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये हकीकत है, ये बदनसीबी है, ये दुर्दशा है और ये सच है जहन्नुम से भी बदतर बनी इस गरीब आदिवासियों की जिंदगी का। यकीन मानिए, सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रेणी के बीचों बीच आकाशकोट पहाड़ी में बसे उमरिया जिले के इन दर्जनों गांवों की तकदीर और तस्वीर देखकर कुछ ऐसे ही सुलगते सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर इन गरीब आदिवासियों की खता क्या है जो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ये तरस रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद भी यहाँ नल और हैंडपंप का नामो निशान तक नहीं। फिर बिजली और पक्की सड़क के दर्शन तो इन्होंने अपने सपनों में भी कभी नहीं किए। आलम यह है कि गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों और युवकों को 2 बूंद पानी के लिए भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कठिन रास्ता पार करना होता है और हर रोज सुबह के सूरज के उगने के साथ ही इनके इस अंतहीन जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़ी समस्या, बड़ी खराब पानी की। अब देखा ये घाट का चढ़ उतर के यहाँ पानी सफाई नहीं है, लेकिन क्या करे जाए कि पिए खाए के लाने तो वह अब ले जाए इनको पास अब की अब खाब 10 पुरसा खो रहे 10 आए तो इतना कहा कहूँ थी आकाश गहरी पानी रहा वो पियो भर के लाइक पानी नहीं कर रहे हैं। ये से हम बताया कि सबसे समस्या है पानी। जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे इन लोगों की पूरी जिंदगी ही पानी की तलाश में भटकते भटकते गुजर जाती है। ऐसे में इनसे पढ़ाई लिखाई और काम धंधे की उम्मीद करना भी बेमानी होगा।
क्योंकि इनके पास पानी की तलाश के अलावा वक्त ही कहाँ बचता है। यहाँ तो हालात इंसान और जानवर को एक ही घाट में नहाते और फिर उसी कीचड़ वाले गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर करते हैं। तालाब के किनारे थोड़ा सा ये गड्ढा खोद लिए हैं, इसी के पानी निकालते हैं। ये भी कम जाता है, कुछ कार्यक्रम लगता है तो, और एकदम गंदा पानी हो जाता है। और जो ये देख रहे हैं कि आप ये किनारे से एकदम कीचड़ है। अब नहाने धोने पानी पीने का तो मिलता ही नहीं, नहाने के तो ये बहुत कठिन वाली बात है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अब यहीं से गंदे पानी से लोग नहाते हैं। घाट से पानी चढ़ाते हैं, तालाब के पास कुइयां कूदे कहाँ। नेता भी बिजली की तरह ही यहाँ 5 साल में सिर्फ एक बार ही नजर आते हैं, जबकि इन्हीं आदिवासियों के बूते और इन्हीं के बीच से निकलकर ही ज्ञान सिंह आदिम जाति कल्याण मंत्री बने हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिम्मेदार अब भी लोगों की इन समस्याओं से खुद को अनजान बता रहे हैं। तो उनका जो है मुझे उन गाँव के नाम दे दीजिए, मैं स्वयं में विजिट करूँगा और एक्चुअल में उसमें क्या हो सकता है, क्या सुविधा हम कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं विजिट कर लूँ एक बार, उसके बाद मैं सही स्थिति बता पाऊँगा। अपन ने तय किया है विगत 2 वर्षों में अपनी विधायक निधि से या अन्य योजना की राशि से वो टैंकर के माध्यम से जिला प्रशासन पेयजल लोगों को मुहैया कराए, इसके आगे कोई विकल्प नहीं रखता। वाकई तस्वीरें शर्मसार करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक तरफ हम ग्रीन क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो विकास, बरकत और तरक्की जैसे शब्दों के लिए तरसते नजर आते हैं। उमरिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश भट्ट। श्री रंजन जी, एक तरफ सरकार के विकास के बड़े बड़े दावे, स्मार्ट सिटी जैसा सपना, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, क्या कहेंगे इन्हें देख? ये भारत की सही तस्वीर है और एक वाइड गैप दिखता है जो हमारे अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी में दिखाई पड़ता है। जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उसकी ड्यूटी है कि जहाँ भी पानी आप जो नल जल योजना होती है वहाँ पे अगर नहीं पहुँचा पा रहे हैं थ्रू पाइपलाइन, तो वहाँ पे टैंकर से पानी की सप्लाई होनी है। और हर साल गवर्नमेंट खुद बोलती है कि यहाँ इतने कुछ हजार गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, और पीएचई डिपार्टमेंट और पानी की सप्लाई करती है। ये गांव जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है, ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे पीएचई के अधिकारी या पीएचई की योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है। हो सकता है एक फॉरेस्ट विलेज हो, फॉरेस्ट विलेज में कई बार दिक्कतें आती हैं कि आप रोड बना नहीं सकते, कुछ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जैसे विधायक का बोलना है टैंकर के अलावा पानी पहुंचाने का और कोई जरिया नहीं है। फिर भी जो रिपोर्ट बता रही है कि अभी तक वो योजना इन गाँवों तक नहीं पहुंची है। और अगर पानी आप ग्राउंड वाटर लेते हैं तो उसमें गंदगी भी होगी, उसमें बीमारी भी होगी, पॉल्यूशन भी होगा और लोग अक्सर हैं ऐसे जीने। चलिए, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। कई उपलब्धियां पाई, कई पीछे छूट गई और कई मिलना अब भी बाकी है। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। उम्मीदों की इसी राह में हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उमरिया के इन दर्जन भर गाँव में जो लोग विकास, तरक्की और बरकत के लिए तरस रहे हैं, उन्हें भी भारत के पटल पर चमकने का मौका मिले। रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर रहूंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।